कहानी की शुरुआत एक छोटी सी नाव से होती है जिस पर कुछ मछुआरे समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक छोटे से टापू की ओर बढ़ रहे हैं। मौसम सुहावना है और वो मछली पकड़ने के इरादे से निकले हैं, लेकिन तभी उनकी नजर आसमान पर पड़ती है। वो देखते हैं कि आसमान से कोई आग का गोला नीचे गिर रहा है जो बिल्कुल किसी मीटियोराइट जैसा लग रहा था। नाव के कैप्टन को लगता है कि शायद किसी मुसीबत में फंसे इंसान ने मदद के लिए फ्लेयर गन चलाई है। वो मानवता दिखाते हुए अपनी नाव को उसी दिशा में मोड़ देता है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो मदद करने नहीं बल्कि अपनी मौत के पास जा रहा है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं, पानी में एक अजीब सी हलचल होती है। अचानक एक रहस्यमयी ताकत नाव पर मौजूद मछुआरों को एक एक करके पानी के अंदर खींचने लगती है। वो चीज कोई शार्क या साधारण मछली तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसकी पहुंच नाव की ऊंचाई से भी ऊपर थी। ये कोई ऐसा जीव था जिसे सदियों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। उस नाव पर मौजूद हर शख्स ने उस खौफनाक मंजर को देखा, पर अफसोस वो दुनिया को ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचे। अब सीन शिफ्ट होता है ओशो नाम के एक आदमी पर जो इस आइलैंड का डिप्टी इंचार्ज है। ओशो को शराब की बहुत बुरी लत है और वो अक्सर नशे में ही रहता है। आज उसे एक नई ऑफिसर लीजा को रिसीव करने जाना है जिसका ट्रांसफर इस आइलैंड पर हुआ है। लीजा ओशो से एकदम अलग है। वो बहुत खुशमिजाज और जोश से भरी हुई है। वो ओशो से रास्ते भर कई सवाल पूछती है, पर ओशो नशे में धुत बस उसे चुप रहने को कहता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर लीजा की मुलाकात वहाँ के हेड से होती है। हेड बहुत ही तमीजदार इंसान है। वो लीजा को बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम से आइलैंड से बाहर जाना होगा, इसलिए इस छोटे से टापू की पूरी जिम्मेदारी अब लीजा के कंधों पर है। ओशो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि जब वो यहाँ मौजूद है तो किसी और को बुलाने की क्या जरूरत थी। इस पर हेड उसे टोकते हुए कहता है कि ओशो हमेशा नशे में रहता है और उसे ओशो के काम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओशो चुप हो जाता है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने ज्यादा बहस की तो उसकी नौकरी जा सकती है। दूसरी तरफ समुद्र के किनारे दो मछुआरे आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि आज उसके हाथ कुछ बहुत ही अजीब चीज लगी है। जब दूसरा मछुआरा उसे देखने जाता है तो अचानक वो चीज उसके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड स्प्रे कर देती है। हालांकि वो जहरीला नहीं था, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। पहला मछुआरा सोचता है कि ये कोई बहुत कीमती जीव है जिसे बेचकर वो अमीर बन जाएगा। वो उसे अपने घर ले आता है और बाथ टब में डाल देता है ताकि वो पानी में जिंदा रहे। अगली सुबह टापू पर एक अजीब हलचल मच जाती है। समुद्र किनारे कई मरी हुई शार्क मिली है, जो बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि यहाँ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लीजा, ओशो और एक डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर शार्क के जख्मों को देखकर बताता है कि ये आज नहीं बल्कि कई दिन पहले मर चुकी है और इनकी मौत पत्थरों से टकराने की वजह से हुई है। लेकिन वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि शार्क बहुत समझदार होती है और वो कई किलोमीटर दूर से खतरे को भांप लेती है, तो फिर सारी की सारी शार्क एक साथ पत्थरों से कैसे टकरा सकती है। इसके बाद हेड लीजा को एक ऐसे आदमी से मिलवाता है जो वहाँ पुरानी तोपें चलाने का काम करता है। ओशो उसे हुक्म देता है कि वो अपने साथियों के साथ जाकर उन मरी हुई शार्क को वहाँ से हटाए। वो आदमी अपना काम खत्म करके वापस जाने ही वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसका एक औजार पीछे छूट गया है। वो अकेले उसे लेने वापस जाता है और वहाँ उसे कुछ बहुत ही अजीब अंडा दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पानी के अंदर से कोई विशाल चीज आती है और उसे खींच कर ले जाती है। गाड़ी में बैठा उसका साथी शाम तक इंतजार करता है, पर वो वापस नहीं आता। रात के वक्त ओशो हमेशा की तरह एक होटल के नीचे बने बार में शराब पी रहा है। लीजा भी उसी होटल में ठहरी है। जब वो ओशो को वहाँ नशे में देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। वही बार में वो मछुआरा भी मौजूद है जिसने वो अजीब जीव पकड़ा था। वो नशे में ओशो को बताता है कि उसके पास एक ऐसा रेयर जानवर है जिसे बेचकर वो लखपति बन जाएगा। ओशो उसकी बातों को नशेड़ी की बड़बड़ाहट समझकर अनसुना कर देता है। उसी रात दूसरा मछुआरा अपने घर में सो रहा होता है कि तभी उसके घर की घंटी बजती है। बाहर तेज बारिश हो रही है। वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी किसी चीज के सहारे लटका हुआ है। ये नजारा बहुत डरावना था। वो अपनी पत्नी को बुलाता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, अचानक अंधेरे से कोई चीज निकलती है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। उसकी पत्नी खौफ के मारे कांपने लगती है और तुरंत सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। तभी उसे खिड़की पर एक विशाल परछाई दिखती है। वो चीज बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसे अपने पति की चीखें सुनाई दे रही थी। वो डर के मारे दुबक जाती है। तभी उसकी नजर चिमनी पर पड़ती है जो ऊपर से खुली थी। वो उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतानी जीव उसे चिमनी के रास्ते ही ऊपर खींच लेता है। एक ही रात में वो दोनों पति पत्नी बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। अगली सुबह वो मछुआरा जिसने उस जीव को बेसिन में रखा था, जब वॉशरूम जाता है तो देखता है कि वहाँ हर तरफ वो चिपचिपा लिक्विड फैला हुआ है और वो चीज
गायब है। अचानक दीवार से एक जीव उस पर हमला करता है जो हूबहू एक अजीब से ऑक्टोपस जैसा दिख रहा था। मछुआरा घबरा जाता है पर वो हिम्मत करके उस ऑक्टोपस को मार गिराता है। अगले दिन लीजा नीचे आती है और बार के मालिक से ओशो के बारे में पूछताछ करती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ओशो में दिलचस्पी होने लगी है। तभी ओशो को उस मछुआरे का कॉल आता है। वो उस मरे हुए जीव को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर उसे लैब में चेक करता है और बताता है कि ये कोई मामूली ऑक्टोपस नहीं है बल्कि ये एक म्यूटेंट प्रजाति है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। डॉक्टर बताता है कि ये जीव इतना खतरनाक है कि ये जिंदा रहने के लिए खून और पानी दोनों पी सकता है। इसकी जीभ को देखकर ये बात साफ पता चल रही थी। तभी डॉक्टर उन्हें वो अंडा दिखाता है जो उसे समुद्र किनारे से मिला था और कहता है ये देखो ये उन्हीं अंडों में से एक है और इसका मतलब है कि इनकी माँ अभी भी बाहर खुले में शिकार कर रही है। अंडे की बात सुनकर ओशो को तुरंत उस आदमी की याद आती है जिसे उसने मरी हुई शार्क उठाने के लिए भेजा था। वो आदमी अब तक वापस नहीं लौटा था, इसलिए ओशो बिना देर किए लीजा को लेकर सीधे उसी तरफ निकलता है। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी लावारिस हालत में सड़क पर खड़ी है। ओशो को दाल में कुछ काला लगता है। वो आसपास छानबीन शुरू करते हैं। तभी उनकी नजर उस घर पर पड़ती है जहाँ वो पति पत्नी रहते थे। घर के अंदर तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ओशो को वैसी ही गंदी बदबू आती है जैसी उस म्यूटेंट जीव से आ रही थी। वो लोग छत की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। तभी लीजा को चिमनी में कुछ फंसा हुआ कपड़ा दिखता है। वो जैसे ही उसे खींचती है उस लापता आदमी का कटा हुआ सिर सीधे लीजा के चेहरे पर आकर गिरता है। लीजा खौफ के मारे चीख पड़ती है। ओशो भी ये मंजर देखकर सन्न रह जाता है। वो लोग तुरंत उस कटे हुए सिर को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि ये बताना तो मुश्किल है कि मौत कब हुई, पर इतना पक्का है कि ये किसी बहुत ही विशाल दैत्य का काम है। तभी ओशो को उसी मछुआरे का फोन आता है। वो जब उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वॉशरूम का दरवाजा टूटा हुआ है और बाथटब बाहर पड़ा है। मछुआरा समझाता है कि जो छोटा ऑक्टोपस वो लाया था उसने रात को अंडे दिए थे और अब वो अंडे गायब है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा जीव आया, दीवार तोड़कर अंदर घुसा और अपने अंडे लेकर भाग गया। मछुआरा कहता है कि अगर ये अंडे बड़े हो गए तो पूरे आइलैंड पर तबाही मच जाएगी। वो उन्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ इन म्यूटेंट जीवों की रानी रहती है। वो मछुआरा खुद तो बाहर रुक जाता है पर ओशो और लीजा अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें उस कैप्टन के कपड़े मिलते हैं जिसकी नाव शुरुआत में डूबी थी। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें ढेर सारे अंडे मिलते हैं। जैसे ही वो एक अंडा उठाते हैं वो टूट जाता है और उसकी आवाज से वो विशालकाय रानी जाग जाती है। वो उन पर हमला करती है पर ओशो और लीजा किसी तरह बचकर भाग निकलते हैं। वो जीव बाहर नहीं आता क्योंकि वो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उन्हें उस जीव की कमजोरी पता करनी थी। वो लैब में उस छोटे जीव पर टेस्ट शुरू करते हैं। वो उसे आग लगाते हैं पर जैसे ही उस पर पानी गिरता है वो फिर से ठीक हो जाता है और अचानक ओशो पर हमला कर देता है। तभी मछुआरा एक बहुत ही काम की बात बताता है। वो कहता है जिस रात उस जीव ने मुझे काटा था मैं नशे में धुत था और काटते ही वो कमजोर पड़ गया था। इसका मतलब ये था कि अल्कोहल यानी शराब इन जीवों के लिए जहर है। ओशो तुरंत बार के मालिक के पास जाता है और कहता है आज पूरे टापू के लोगों को जितनी हो सके उतनी मुफ्त शराब पिलाओ। आज सिर्फ तुम्हारी शराब ही सबकी जान बचा सकती है। वो लोग लीजा को भी शराब पिलाते हैं और फिर जानबूझकर उस म्यूटेंट के बच्चे को लीजा का खून पिलाते हैं। खून पीते ही वो छोटा जीव तड़प कर मर जाता है। अब उन्हें रास्ता मिल चुका था। रात होने से पहले वो पूरे टापू में मुनादी करवा देते हैं कि बार में मुफ्त शराब मिल रही है। सब लोग खुशी खुशी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी मौसम बिगड़ता है और तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बार के अंदर सब नशे में चूर है। नशे की हालत में लीजा ओशो के सामने अपने दिल की बात कह देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है। उधर बाहर बारिश की वजह से अंडों से छोटे जीव बाहर निकलने लगते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। तभी वो विशालकाय रानी भी वहाँ पहुँच जाती है। ओशो और लीजा गाड़ी का सायरन बजाकर उस जीव का ध्यान भटकाते हैं और बार के अंदर भागते हैं। पर तभी एक बुरी खबर मिलती है। बार की शराब खत्म हो चुकी है। ओशो सबको ऊपर की मंजिल पर भेज देता है। तभी वो विशाल जीव बाहर खड़े डॉक्टर को उठाकर फेंक देता है जिससे सब लोग दहशत में आ जाते हैं। ओशो उन्हें समझाता है कि आप सबने शराब पी रखी है इसलिए वो आपको कुछ नहीं करेगा, पर मैंने नहीं पी है इसलिए मुझे नीचे जाना होगा। तभी लीजा को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि पास में पुरानी तोपें रखी है, अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो सूरज निकलने तक इसे रोक सकते हैं। लीजा बहादुरी से नीचे उतरती है और ओशो उसके पीछे जाता है। ओशो उस जीव को अपने करीब बुलाता है ताकि उसे जला सके, लेकिन वो जीव अपने टेंटिकल से ओशो को जकड़कर नीचे गिरा देता है। तभी लीजा उस पर तोप का वार करती है। ओशो के हाथ में शराब की एक बोतल होती है। वो उसे उस जीव पर उड़ेल देता है जिससे उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसके बाद लीजा वहाँ रखे पेट्रोल में आग लगा देती है। एक बहुत जोरदार धमाका होता है और वो विशाल जीव वही ढेर हो जाता है। जो थोड़े बहुत जीव बचते हैं वो सुबह की पहली किरण पड़ते ही मर जाते हैं। अगली सुबह जब सब कुछ ठीक हो जाता है ओशो और लीजा अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। अब वो दोनों होश में हैं और एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी एक सुखद मोड़ पर खत्म होती है।